हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में प्रायोरिटी सेक्टर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो है प्रायोरिटी सेक्टर में कुल मिलाकर के 8 जो है पार्ट होते हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, तमाम तरीके ना एमएसएमई। तो उसमें जो दूसरा पार्ट था फ्रेंड्स जो है वो एमएसएमई था। तो हम उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि एमएसएमई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि एमएसएमई में देखिए, वहाँ पर याद होगा आपको कि जो हमारे 20 ब्रांचों से ज़्यादा वाले फॉरेन बैंक थे, 20 ब्रांच से ज़्यादा वाले फॉरेन बैंक या डोमेस्टिक बैंक जो थे, उनके लिए था कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% होता है और उसमें से माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 7.5% का टारगेट होता है। ओके, माइक्रो इंटरप्राइज के तो एमएसएमई जो होता है फ्रेंड्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये इसी माइक्रो इंटरप्राइजेज वाले में ही आता है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए टारगेट कितना होता है? किसी भी बैंक के लिए 7.5% का टारगेट रखा गया है। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी होती है कि प्रायोरिटी सेक्टर में माइक्रो इंटरप्राइज के लिए जो टारगेट है वो 7.5% का है। ओवरऑल टारगेट कितना होता है डोमेस्टिक बैंक के लिए? 40% का होता है। आरआरबी के लिए कितना होता है फ्रेंड? 75% का टारगेट होता है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर रीजनल रूरल बैंक के लिए 75% का होता है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होती है, किसे हम एमएसएमई मानते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट नोटिफिकेशन आया था जून 2020 को, उसके तहत जो डेफिनेशन दी गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजटेड नोटिफिकेशन में एमएसएमई की डेफिनेशन दी गई थी। और ये पहले क्या कॉन्सेप्ट होता था कि एमएसएमई में क्या होता था फ्रेंड्स कि जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अलग मानते थे, सर्विस इंडस्ट्री को अलग मानते थे। लेकिन अब वो वाला भेदभाव खत्म कर दिया गया है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, उसको एमएसएमई माना जा सकता है, बशर्ते कि वो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करें। तो देखिए, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, यहाँ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर बात हो रही है टर्नओवर की। ठीक है, किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ टर्नओवर की। ध्यान रखिए कि डज नॉट एक्सीड लिखा हुआ है हर एक में। 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डज नॉट एक्सीड आपको हर जगह लगा लेना है। अब देखिए, माइक्रो इंटरप्राइजेज उसे कहेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से एक्सीड ना करे। और ध्यान रखिएगा, एंड की कंडीशन होती है यहाँ पर, एंड उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। तो जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे हम माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। स्मॉल इंटरप्राइज किसे कहेंगे फ्रेंड्स? स्मॉल इंटरप्राइजेज उन्हें कहेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो और जिनका जो है टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो साल भर में, उन्हें हम स्मॉल इंटरप्राइजेज कहेंगे। इसी तरीके से मीडियम इंटरप्राइजेज जिसे कहेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो, उसे हम मीडियम इंटरप्राइजेज कहेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज और मीडियम इंटरप्राइजेज। अब इसमें जो याद रखना है फ्रेंड्स, आप 1, 10 और 50 याद रखिएगा, बस ये चीज़ याद रखिएगा। ये इसका 5 टाइम्स ही है। देखिए अगर आप, तो ये हर एक का 5 टाइम्स ही है, यानी 1 करोड़ का 5 गुना 5 करोड़, 10 करोड़ का 5 गुना 50 करोड़ और 50 करोड़ का 5 गुना या 5 टाइम्स 250 करोड़ होता है। तो बस इन्वेस्टमेंट याद रखिए कि माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़ का होता है। उसके बाद में टर्नओवर उसी का 5 टाइम्स कह दीजिए। ओके, तो ये बात क्लियर हो जाती है। माइक्रो किसे कहेंगे? जिसका 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो। स्मॉल किसे कहेंगे? जिसका 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो। और मीडियम किसे कहेंगे? जिसका 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बता दिया तो टर्नओवर इसी का 5 टाइम्स लिख दीजिए। 1 करोड़ का 5 गुना 5 करोड़, 10 करोड़ का 5 गुना 50 करोड़ और 50 करोड़ का 5 गुना 250 करोड़ रुपए हो जाता है। तो ये आपका टर्नओवर हो जाता है। इधर क्या है? इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। याद रखिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ये टेबल देगी, चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर वहाँ एमएसएमई शामिल है तो ये टेबल एक क्वेश्चन जो है देती है। अगर आप सीआईबी का भी एग्जाम देखे होंगे तो बल्कि इस बार 2-2 क्वेश्चन आ गए थे इसी टेबल से ही, तो आपके एग्जाम में भी रखेगा ही रखेगा। तो याद रखिएगा एमएसएमई में। अब जो बातें मैंने उसे टेबल में बताई है उसी बात को लैंग्वेज में देख लीजिए। अ माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड इंटरप्राइजेज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट। देखिए, जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए होता है और जो इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए माना जाता है। ओके, तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी इंटरप्राइजेज जहां पर इन्वेस्टमेंट प्लांट या मशीनरी में या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर ना हो और एंड लिखा हुआ है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का ना हो तो उसे माइक्रो इंटरप्राइजेज कहते हैं। तो 1 और उसका 5 गुना 5, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं और टर्नओवर 5 करोड़ से
ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से स्मॉल इंटरप्राइजेज उसे कहेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में या इक्विपमेंट में 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो, उसे स्मॉल इंटरप्राइजेज कहेंगे। और मीडियम इंटरप्राइजेज उसे कहेंगे फ्रेंड जहां पर प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किससे ज़्यादा ना हो, 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो उसे हम मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स कि एमएसएमई में एक तो प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है माइक्रो इंटरप्राइज के लिए 7.5% है। ओवरऑल जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है डोमेस्टिक बैंक्स के लिए वो 40% का होता है। उसके बाद में किसे माइक्रो, किसे स्मॉल, किसे मीडियम कहेंगे, वो डिसाइड किया जाता है 2 फैक्टर से, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर से। इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो तो उसे माइक्रो इंटरप्राइजेज कह दीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो तो उसे स्मॉल इंटरप्राइजेज कह दीजिए। अगर जो है इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 250 करोड़ 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो तो उसे मीडियम इंटरप्राइज कह दीजिए। तो इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा है कि माइक्रो इंटरप्राइज उसे कहेंगे जहां पर प्लांट और मशीनरी में या इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से एक्सीड ना करे और टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड ना करे, उसे माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। स्मॉल इंटरप्राइज उसे कहेंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ को एक्सीड ना करे और टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड ना करे। इसी तरीके से मीडियम इंटरप्राइजेज उन्हें कहेंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट में 50 करोड़ से एक्सीड ना करे और टर्नओवर 250 करोड़ को एक्सीड ना करे, तो उसे हम मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एमएसएमई को कौन कौन से लोन जो दिए जाते हैं उन्हें हम प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फैक्टरिंग सर्विसेज, देखिए फैक्टरिंग फॉरफिटिंग हमने पढ़ा हुआ है सीआईबी में, अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें भी हम फैक्टरिंग फॉरफिटिंग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो फैक्टरिंग सर्विसेज पर्टेनिंग टू एमएसएमई टेकिंग प्लेस थ्रू ट्रेड्स, है ना, ट्रेड्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स कई बार पूछा जाता है तो इसलिए याद रखिएगा कि फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन जो एमएसएमई से रिलेटेड हैं अगर वो ट्रेड्स के थ्रू होती हैं तो उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर के तहत माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि अगर फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन हो रही है वो एमएसएमई से रिलेटेड है और किसके थ्रू हो रही है, ट्रेड्स एक सिस्टम होता है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू होती है, तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर के तहत क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में केवीआई खादी एवं विलेज इंडस्ट्री होता है फ्रेंड्स, केवीआई होता है खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज। तो ध्यान रखिएगा कोई भी लोन अगर आप खादी और विलेज इंडस्ट्री को देते हैं, कितने भी अमाउंट का देते हैं, वो जो है माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो 7.5% का टारगेट होता है उसके तहत प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। क्या कहा मैंने कि खादी एवं विलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोन, जो भी यूनिट, कोई भी यूनिट है, कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो खादी एवं विलेज इंडस्ट्री के तहत आती है, अगर उसको हम कितने भी अमाउंट का लोन दे देंगे तो वो जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है और पर्टिकुलरली माइक्रो इंटरप्राइजेज में आता है। ध्यान रखिए किस में आता है, माइक्रो इंटरप्राइज में। और माइक्रो इंटरप्राइज के लिए हमारा टारगेट कितना है फ्रेंड, 7.5% का है। आप देखिए यहाँ पर याद करिए, माइक्रो इंटरप्राइज के लिए जो हमारा टारगेट होता है 7.5% होता है, चाहे जो भी बैंक हो हर एक के लिए। तो खादी एवं विलेज इंडस्ट्री के तहत अगर कोई भी लोन लेता है तो वो जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, अमाउंट कोई मुद्दा नहीं है। अब याद रखिएगा कि स्टार्टअप को जो 50 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है वो प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होता है। अभी हमने एग्रीकल्चर वाले में पढ़ा था कि 50 करोड़ रुपए तक का लोन स्टार्टअप को दिया जाएगा अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो एग्रीकल्चर के प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। और अगर वो जो है आपका एमएसएमई से रिलेटेड है, मान लीजिए कोई स्टार्टअप है जो एमएसएमई से रिलेटेड है और उसकी डेफिनेशन, स्टार्टअप की डेफिनेशन कहाँ से मैच होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा बताई जाएगी कि हाँ ये स्टार्टअप है या नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई स्टार्टअप है जो कि एमएसएमई से रिलेटेड है तो उसे 50 करोड़ रुपए तक का जो लोन दिया जाता है फ्रेंड वो आपका एमएसएमई का पार्ट होता है। हमें ध्यान रखना है किसका, वो आपका एमएसएमई प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। ध्यान रखिए किसका पार्ट होता है, प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। उसके बाद में एक और बात ध्यान रखिए कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओडी दी जा सकती है। ओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। पहले कितने तक की दी जा सकती थी, 5,000 रुपए तक की, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडिफाई करके 10,000 रुपए तक का बढ़ा करके कर दिया। यानी अगर किसी कस्टमर का खाता 6 महीने से सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो वो 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये 10,000 रुपए की जो ओडी होती है जो बैंक देता है कस्टमर्स को, वो भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट के तहत आती है। किसमें, माइक्रो इंटरप्राइजेज में। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है उसका टारगेट नहीं पूरा हो रहा है माइक्रो इंटरप्राइजेज का, तो वो क्या करे, अपने 1,000 कस्टमर को अगर जो है 10,000 रुपए का जनधन योजना में ओडी दे देगा तो वो भी जो पैसा आपका 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 लोग, वो जितना पैसा बनता है वो भी आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज के टारगेट में आता है। मैं यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ
कि ये क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 10,000 रुपए की ओडी होती है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होती है और उसमें भी पर्टिकुलरली माइक्रो एंटरप्राइजेज के टारगेट में काउंट की जाती है। इसके अलावा अगर जो है प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल होता है तो अगर कोई पैसा सिडबी या मुद्रा लिमिटेड के साथ जमा किया जाता है तो वहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी पर ही यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, समझ लीजिए। तो एक बार ये जो हमने बातें की उसमें से फिर से देख लीजिए कि कौन कौन से लोन को हम प्रायोरिटी सेक्टर मानेंगे एमएसएमई के तहत। तो देखिए, एक तो फैक्टरिंग सर्विस जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं अगर वो ट्रेड्स के थ्रू हो रही हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू हो रही हैं तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। खादी एवं विलेज इंडस्ट्री की कोई यूनिट है, अगर वो लोन लेती है कितनी भी अमाउंट का लेती है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा और वो मदद करेगा बैंक को जो माइक्रो इंटरप्राइजेज का 7.5% का टारगेट होता है उसे अचीव करने में, यानी ये माइक्रो इंटरप्राइजेज का पार्ट होते हैं खादी एवं विलेज इंडस्ट्री वाली यूनिटें। ठीक है, उसके बाद में कोई स्टार्टअप है जो एमएसएमई से रिलेटेड है तो उसको अगर 50 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, बशर्ते कि वो एमएसएमई स्टार्टअप है या नहीं है। इस बात को वेरीफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसको रेफर करने की जरूरत होती है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 10,000 रुपए की ओडी दी जाती है वो भी माइक्रो एंटरप्राइजेज के टारगेट को पूरा करने में मदद करती है। ध्यान रखिएगा कि 10,000 रुपए की जो ओडी दी जाती है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होती है और पर्टिकुलरली माइक्रो एंटरप्राइजेज के टारगेट को फुलफिल करने में आपको मदद करती है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो सिडबी या मुद्रा लिमिटेड के साथ है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल की वजह से वो भी आपका जो है प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इसी पर ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।